हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और उसमें जो टॉपिक हम मुकम्मल कर रहे थे इट वाज टच स्क्रीन्स। टच स्क्रीन में हम लोगों ने कैपेसिटिव टच स्क्रीन पढ़ लिया था। जरा रिवाइज तो कर लिया होगा सारों ने। अच्छा अब बताओ, बंद करो इसको। हाँ परसों प्रेजेंट थे, परसों तो टेस्ट हुआ था। अच्छा चलो फिर बेशाम आप बताओ, कल प्रेजेंट थे, कैपेसिटिव टच स्क्रीन के बारे में बताओ। कैपेसिटिव टच स्क्रीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के हिसाब से डिटेक्ट करता है कि which area कौन से स्क्रीन एरिया में क्या इंटरफेरेंस हुआ है। ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है सरफेस और एक होता है प्रोजेक्टिव। सरफेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है जब स्क्रीन में कोई एरिया टच होता है उसमें जो एरिया पे पॉजिटिव चार्ज होती है और जब हम टच करते हैं वैसे नहीं बोलते पॉजिटिव चार्ज, बस बोले इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उसमें डिस्टर्बेंस आने का डिटेक्ट होता है कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब है, उस हिसाब से वहाँ पे सेंस होता है। और प्रोजेक्टिव 3D मॉडल 3D वर्जन होता है जो एक 3D इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। स्टैटिक फील्ड होती है उसका डिस्टर्ब होती है। श्योर। अहद उमर आप बताएं 2D स्कैनर्स कैसे काम करते हैं? सर वो स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद there are some charges क्या होता है आगे जब लाइट हेड ब्राइट लाइट ज़ेनॉन लाइट जो सी है वो पूरे डॉक्यूमेंट को जब वो इल्यूमिनेट करती है फिर क्या होता है? खड़े हो जाए। आप बताएं ज़ेनॉन लैम्प जब उसके ऊपर पड़ता है जो डॉक्यूमेंट को इल्यूमिनेट करता है, रयान क्या नाम है आपका? राशिद है, बताएं आगे क्या होता है? The scan head moves move across the whole document। आगे खड़े हो जाओ आप भी। ये उतारो ये टोपियां, जो दो टोपियां पहनी हुई उतारो इन दोनों को, इसको भी हटाओ। उज़ैर जी आप बताएं स्कैन करते उसको डिजिटल कैमरास कैसे काम करते हैं? खड़े हो जाए आप भी। जब पीछे जाके खड़े हो जाओ। अब्दुल अहद आप बताएं डिजिटल कैमरास किस तरह से काम करते हैं? ऊंची आवाज में। डिजिटल कैमरा किस तरह से काम करता है? हाउ डज इट वर्क? ऑपरेशंस बताएं। वो तो सबको पता है कि इट रिप्लेस द ट्रेडिशनल कैमरा। जाओ खड़े हो जाओ। जी आप बताएं। लाइट पास करती है लेंस में, तो वो लाइट सेंसिटिव जो सेल्स होते हैं, सेल्स उन पे जाके अटैक करती है, जो कि ये सेंसर होते हैं टाइनी पिक्सेल्स होते हैं। तो ये फिर एडीसी पिक्सेल्स को कन्वर्ट करती है और एक ब्राइटनेस सेट कर देती है, जो कि एक इमेज की फॉर्म हो जाती है। ब्राइटनेस सेट करके एक इमेज फॉर्म हो जाती है। इन सेंसर्स को चार्ज कपल्ड डिवाइसेस भी कहा जाता है।
जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। आगे एडीसी उसको कन्वर्ट करता है, फिर डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर वो डिजिटल फॉर्मेट में सेव हो जाती है। गर्ल्स में से आप बताएं, आमना 2D स्कैनर्स कैसे काम करते हैं? इल्यूमिनेट करने के लिए scan head moves across the document. नहीं, डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है, फिर एक इमेज बनता है जो कि सेंड किया जाता है, which is sent to a lens using a series of mirrors. फिर क्या होता है आगे? लेंस फोकस करता है डॉक्यूमेंट इमेज को, फिर क्या होता है? नहीं सॉरी, खड़ी हो जाए, आप गलत कह रही है। ईमान मसूद आप बताएं। खड़ी हो जाए आप भी। हमजा क्या नहीं, आप बताएं, यही बताएं 2D स्कैनर्स कैसे काम करते हैं? खड़े हो जाओ। जितना कैजुअली आप आंसर कर रहे हैं, मुझे लगता है हम किधर किसी बस अड्डे पे खड़े हैं और आप उसका जवाब उधर दे रहे हैं किसी आम आदमी को। लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, बस ऐसे स्कैन हो जाता है। ऐसे होता है 2D स्कैनर्स ऐसे स्कैन करते हैं, लाइट पड़ती है बस स्कैन हो जाता है। इतने सुकून से हो जाता है सारा कुछ। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो फायदा नहीं है आगे पढ़ने का। आप लोग तो पढ़ाई करे बगैर आ रहे घर में, कोई रिवीजन नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, बस जिस तरह जाते हो उसी तरह मुंह उठा के आ जाते हो। ये इनके नाम नोट करें, ये उमामा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने पढ़े हैं ना, ये आज सुना के जाएंगे, लड़कियां भी और लड़के भी। इनको जाने नहीं देना, ठीक है, जब तक ये याद ना कर लें। और जब तक मैं क्लास लेता हूँ तब तक इनके घर जरा कॉल भी कर दें कि बच्चे पढ़ के नहीं आते हैं। ये जो आज सुना के जाएंगे तब इनको छुट्टी होगी, तो आप जरा इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, छुट्टी इनकी लेट होनी है, ठीक है। हमजा क्या नहीं, आहद शेख, आहद उमर, रयान राशिद, 2 पीछे खड़े और 2 लड़कियां हैं। ये पढ़ के नहीं आते हैं, तो आज ये जब तक सुना के नहीं जाएंगे तब तक ये घर नहीं आएंगे। हाँ होंगे। अच्छा, कल हम लोग पढ़ रहे थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। फिर मैंने इंफ्रारेड भी आप लोगों को समझा दिया था। अगर आप अपने नोट्स खोलें तो उन नोट्स के ऊपर आपको डायग्राम्स नजर आएंगी इंफ्रारेड सेंसर्स की। आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स लगे हुए होते हैं। इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगे होते हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ पे भी इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स लगे हुए होंगे, जिसको उसने जो सा ना एक बल्ब की सूरत में उसने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इधर और मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ, जरा समझिएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ। यहां से लाइट निकल रही है और इधर का जो सा सेंसर है वो लाइट को रिसीव कर रहा है। इसी तरह से यहाँ का जो सा सेंसर है वो लाइट को यहां से निकल रही है और यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। अगर एक बंदे ने बल्ब नहीं है, ये सेंसर्स हैं बेसिकली, ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स हैं ये। कोई भी असल में लेजर लाइट नहीं है वो, असल में जो फिनोमेना है ना, ये फिनोमेना एज अ होल फॉलो करता है इंफ्रारेड सेंसर्स, वो फॉलो कर रहे थे इस फिनोमेना को। बात आपकी दुरुस्त है कि हम दोनों साइड से हम लेजर भेजे हैं और वो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो वो वाला पॉइंट आपका टच वाला कोऑर्डिनेट होगा। जैसे आपके पास यहाँ से लाइट आ रही है, मतलब ये सारे इधर भी लगे हुए हैं और इसी तरह से इधर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों ट्रांसमीटर्स हैं और ये कौन है, ये रिसीवर्स है। अब फॉर एग्जांपल मतलब ये पूरा एक यहाँ पे ना सीरीज के अंदर ढेर सारे सेंसर्स लगे होते हैं, रो एंड कॉलम नहीं होता। आप रो और कॉलम से भी छोटी हद तक अगर आप प्रेस कर सकते हैं तो इवन उधर भी सेंसर्स मौजूद होते हैं जो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट को आपने जो सा है, लेट से अगर आपने इस पॉइंट को आपने टच किया होगा तो इनफैक्ट बाकी सारे सेंसर्स की जो वैल्यूज हैं अपने रिसीवर्स तक क्या हो रही होंगी, जा रही होंगी। तमाम सेंसर्स की वैल्यूज अपने रिसीवर्स तक जा रही होंगी, समझ रहे हैं कि नहीं। सिर्फ इस पॉइंट की नहीं जा रही, सिर्फ इस पॉइंट की नहीं जा रही, यानी कि ओवरलैपिंग कहां पे हो रही है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो जो ये वाला पॉइंट है डिटरमिन कर लिया जाएगा कि इस सेंसर की वैल्यूज जो है ना ये सही रिसीव नहीं कर रहा और एक यहां से ये सही रिसीव नहीं कर रहा। तो ये है रो 1 और कॉलम नंबर 3। तो रो 1 एंड कॉलम 3 में जो भी कोई एप्लीकेशन पड़ी होगी या कोई भी पॉइंट होगा तो वो एग्जैक्टली वो चीज क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी आपके सामने, कोई फाइल होगी वट एवर इट इज। क्योंकि जब आप किसी भी ना, ये बेसिकली सेंसर्स लगे होते हैं किसी भी बिल्डिंग में भी, जब आप एंटर होते हैं तो एक वो गेट्स इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है, मेटल डिटेक्टर भी होता है उसके अंदर। क्या होता है, मेटल डिटेक्टर भी होता है। मेटल डिटेक्टर के साथ साथ उसमें एक और इंफ्रारेड सेंसर भी होता है जो काउंटिंग कर रहा होता है। अक्सर औकात ना किसी भी मॉल के अंदर कितने लोग एक दिन में एंटर होते हैं उसको डिटरमिन किया जाता है कि 10 लाख लोग एंटर हो रहे हैं, 1 लाख लोग एंटर हो रहे हैं, 1000 लोग एंटर हो रहे हैं। उसकी बेस के ऊपर ना वो एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें कितने, मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस के लिए या मैनेजमेंट के लिए या सिक्योरिटी के लिए कैमरास कितने चाहिए, हमें स्टाफ कितना चाहिए, हमें एसीज कितने चाहिए, हमें लाइटनिंग कितनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं। या उससे बिजनेस एनालिटिक्स देखी जा सकती है कि कारोबार कितना हो सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं। सो ये वहां पे भी लग सकते हैं। इसी तरह मेटल डिटेक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं जो मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं, सेंसर्स उसमें भी लगे हुए होते हैं जी। तो 2 जगहों में जाके जो सा ना ये एरर डिटेक्ट करेगा और वहां पे जो सा ना दोनों को टच, एरर नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं टच डिटेक्ट करेगा। और ये पॉसिबल है कि आप मल्टीपल फिंगर्स को टच करके मल्टीपल ऐप को कर सकते हैं, बट मोस्टली जो सेंसर्स होते हैं उसमें फिर मैनेजमेंट, मतलब क्योंकि ये तो सिर्फ ऐसा तो नहीं सिर्फ टच कर दी, पीछे तो ऑन बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर भी लगा हुआ है, फिर प्रोग्रामिंग भी लगी हुई, फिर प्रोग्रामिंग थोड़ी टफ हो जाती है प्रोग्रामर के लिए कि ऐसी जगह बनाना जब आप मल्टीपल टच कर रहे होते हैं, समझ आ रही है कि नहीं। तो मल्टी टच स्क्रीन जो होती है ना वो फिर थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, बिकॉज पीछे प्रोग्रामिंग की भी होती है, डेवलपर ने डिफरेंट तरह की आईसीज बनाई हुई होती है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए समटाइम सिर्फ वो वाला टच एक्सेप्ट किया जाता है जो फर्स्ट टच था आपका, सेकंड थर्ड फोर्थ को नहीं वो डिटेक्ट करता, क्योंकि तब तक पुराने वैल्यू जब तक प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक अगली वैल्यू की तरफ वो जाता ही नहीं है, तब वो मल्टी टच को अलाउ नहीं करता। तो जहां जहां मल्टी टच अलाउ हो रहा होता है, मतलब ये कि एक टच के साथ जितने मजीद डिफरेंट टचेस भी हैं वो भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि उनकी जो आईसीज हैं वो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं इस चीज को, इंफ्रारेड सेंसर्स का जो सा पूरा इस पैटर्न को मैट्रिक्स पैटर्न बोलते हैं। तो स्क्रीन पूरी जो है ना एज अ मैट्रिक्स डिवाइड हुई होती है हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स के अंदर। तो जैसे हम लोग वो पैरिटी एरर डिटेक्ट करते हुए निकालते थे ना, एग्जैक्टली वही फिनोमेना यहाँ पे भी होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू द टच। जी अहमद इमरान, किसको यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्टिव जोन सी है ना वो मल्टी टच को करती है सपोर्ट।
कैपेसिटिव दूसरी जो सी है ना, क्या नाम था उसका, सरफेस नहीं करती उसमें। तो एज अ होल जब आप कहते हैं ना ये कैपेसिटिव करती है कि नहीं करती, तो एज अ होल कैपेसिटिव करती है। कैपेसिटिव में भी दो कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज में से प्रोजेक्टिव करती है और सरफेस नहीं करती। ठीक है बात कि नहीं? यहां तक बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो डायग्रामेटिकली आप इस चीज को बहुत इजीली देख सकते हैं कि इंफ्रारेड स्क्रीन टच कॉजिंग सेंसर्स टू शो अ रिडक्शन इन द इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑब्वियसली एक ऑब्स्टिकल आता है, ऑब्स्टिकल आता है तो जहां पे वैल्यूज ऑफ द रिसीवर रिड्यूस हो जाती है, तो वहां से एक एनालिजी डिटरमिन किया जाता है कि हाँ ये वाला पॉइंट था जहां पे टच किया गया है। बात मेरी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? बड़ा आसान सा ये। अक्सर औकात आपको मैंने कहा है कि ये जो इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं आपके टीवी रिमोट में भी लगे हुए होते हैं, रिमोट के अंदर भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा आप जरा देखना ये स्क्रीन के ऊपर, जब मैं बटन दबाता हूं, कैन यू गाइस सी दिस? नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? ये सारे देखें जरा इसको, मैं बटन दबा रहा हूं यहां से, महसूस हो रहा है? तो ये बेसिकली कैमरा के सामने जब इंफ्रारेड रेडिएशंस आती है ना, आप लोगों को नजर आ गया था? आप लोग आया था? इधर देखो जरा, अब आया ना? मेरे इसी में चल जाए क्यों? नजर आ रहा है? नहीं तुम लोग को तो नहीं आएगा ना, अब आएगा। अब आया रिमोट के आगे जो सी मैं बटन दबाता हूँ ना, तो यहाँ से बेसिकली इसके अंदर जो है ना ये इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है कैमरा में। कैन यू सी दिस? सो आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते उसको, लेकिन कैमरा इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, देखो जरा, नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? सर पीछे करो मानूर, जरा उसको भी नजर आए। नजर आ रहा है? वो मैं बटन दबाता हूँ यहाँ से तो कैमरा में वो चीज नजर आ जाती है, राइट कि नहीं? ठीक है, तो ये टीवी के रिमोट के अंदर भी इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए होते हैं। तो आप लोग ना बात सुनो, यही सेंसर्स आप लोग अपने अक्सर औकात आप जब जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे किसी भी, इवन बहरिया में मैंने देखा है इस तरह से लोगों ने अपने घरों में गेट के ऊपर ये लगाए होते हैं या एंट्रेंस के दरवाजों पे ये लगाए होते हैं कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे एक सर्टेन टाइम के बाद घर में एंटर होने की कोशिश करता है तो घर की सारी लाइट्स या अलार्म बजने लग जाता है। ठीक है, दरवाजों में आप ये इंफ्रारेड सेंसर्स लगा सकते हैं, काफ़ी मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, सिंपल सा है। ठीक है, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इंफ्रारेड सेंसर्स फॉर सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी आप सर्च करें तो ढेर सारे सेंसर्स आपके पास मिल जाएंगे। सिर्फ आप अंदर से ही उसके बटन को ऑन करें, दरवाज़ा लॉक करें, तो किसी ने अगर मिसाल के तौर पर लॉक तोड़ा या कुछ भी किया और अंदर एंटर हुआ ना, तो अंदर अलार्म भी बज जाएगा, लाइट्स ऑन हो जाएंगी। आप इसको प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं इस तरह से कि लाइट ऑन होने के बजाय आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए फ़ोन के ऊपर। क्या आ जाए? नोटिफिकेशन आ जाए फ़ोन के ऊपर, या आपको कॉल चली जाए। क्या ख्याल है कि जी घर में कोई इंट्रूडर एंटर हुआ है? ठीक है, अच्छा। इट अलाउज मल्टी टच फैसिलिटीज, हैज गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी इसकी बेटर है, बेस्ट नहीं है। कैपेसिटिव की ड्यूरेबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है। द ऑपरेटेबिलिटी इजंट अफेक्टेड बाय स्क्रैचेस और क्रैक्ड स्क्रीन, क्योंकि तब तक जब तक सेंसर डिस्टर्ब नहीं होता तब तक ये डेटा को डिटेक्ट करता रहता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? स्क्रीन आर सेंसिटिव टू वाटर एंड मॉइस्चर, क्योंकि वाटर और मॉइस्चर भी क्या करती है, वो रास्ता रोक रही होती है रेडिएशंस का रास्ता रोकती है एज सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह से। इट इज पॉसिबल फॉर एक्सीडेंटल एक्टिवेशन टू टेक प्लेस इफ द इंफ्रारेड बीम्स आर डिस्टर्ब्ड इन सम वे। किसी भी तरह से अगर वो कोई बीम डिस्टर्ब होती है किसी भी रीजन की वजह से, कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं क्रैक होने की वजह से, कुछ भी होता है, तो वो फिर ऑप्शंस के अंदर माल फंक्शनिंग होती है, खुद ब खुद ही फोल्डर्स ओपन हो रहे होंगे फिर। ठीक है, समटाइम्स सेंसिटिव टू लाइट इंटरफेरेंस एज वेल। लाइट इंटरफेरेंस किस तरह की? जैसे मैंने भी कैमरास का आपको दिखाया, कैमरा में सामने यू कैन सी इट, तो अक्सर औकात इस रेडिएशन को डिस्टर्ब लाइट भी करती है, बिकॉज ये भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी वाले इसके करीब आते हैं तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, तो ये इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
सर उससे पहले जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें जो लेयर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लेयर्स हैं सर वो पिक्सेल्स को कवर करते हैं तो पिक्सेल के स्क्रीन को कवर करती हैं पूरी को। स्क्रीन के नीचे जो पिक्सेल्स है तो वो कैसे हमारे लिए विजिबल होता है? किसके लिए? हमारे लिए तो विजिबल नहीं होते, पिक्सेल्स तो बहुत छोटे होते हैं। ये फिर हम फिर भी वो इमेज या वो सब कुछ देख सकते हैं तो इसमें लेयर्स ट्रांसपेरेंट है? कौन सी लेयर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो ट्रांसपेरेंट ही होती है, तो देख तो कोई भी नहीं सकता। करंट को देख सकते हैं, कमरे में जो मैग्नेटिक फील्ड है, कैन यू सी इट? इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता पिक्सेल्स के ऊपर कि पिक्सेल्स तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर है, वो तो स्क्रीन पे दिखाया जाता है। हम तो टच की बात कर रहे हैं। जैसे जो माइक्रोफोन से आवाज कंप्यूटर में जाती है, स्पीकर से बाहर आती है, तो जो कंप्यूटर के अंदर जो चीज सेव है, कंप्यूटर के अंदर 1s and 0s सेव है, स्क्रीन से तो सिर्फ हम वो देखते हैं, हम वो देखते हैं। अब क्या देखना है आपने, वो तो आप उसमें जब टच करेंगे ना, तो वो ऑप्शन दी गई है कि कैसे वो राइट लेफ्ट आप उसको तस्वीर को घुमा सकते हैं, जूम कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बात। पिक्सल का उसके साथ ताल्लुक नहीं। पिक्सल इज 1s and 0s दैट आर सेव्ड इन द कंप्यूटर। ठीक। अब आती है रेजिस्टिव टच स्क्रीन। अच्छा, रेजिस्टिव सबसे हार्ड वाली टच स्क्रीन होती है। जैसे एटीएम मशीन देखी है आप लोगों ने? एटीएम मशीन के ऊपर जो या वो जो सा क्या नाम है उसका, क्रेडिट कार्ड रीडर्स जो उनसे होते हैं, उसमें भी अक्सर का टच आते हैं ना, या किसी भी कियोस्क, एयरपोर्ट कियोस्क में जो से स्क्रीन लगी होती है, वहां पे जितने असल में वो क्यों हार्ड क्यों बनाई जाती है, सॉफ्ट क्यों नहीं बनाई जाती? बिकॉज किसी भी इंसान से एक्सीडेंटली बहुत जोर से प्रेस हो सकता है और वो खराब हो सकती है पूरी की पूरी। और every person that is coming and getting in contact with that screen might not be very much literate about the screens. वो बहुत ज्यादा जोर का भी प्रेस कर सकता है उसको, उससे डैमेज भी कॉज हो सकता है, तो इनिशियली जो टच स्क्रीन बनाई, एंड दे आर कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट नीड्स अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट कि उसको तोड़ी जाए, टूटी जाए। वो समझ आ रही है कि नहीं? उसको बाकायदा जब आप जोर लगाते हैं तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से टच हो जाती है। जब नीचे वाली लेयर से वो टच होती है तब जाके उसका सर्किट मुकम्मल हो जाता है। ऐसे ही जैसे वो कीबोर्ड में नहीं होता था, कीबोर्ड में होता था ना कि हर की के नीचे एक सर्किट है, वो प्रेस हो जाता था। कुछ सॉर्ट ऑफ दैट थिंग इसमें भी होता है कि मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, और जिस लेयर जब आप टच कर रहे हो सिर्फ वो थोड़ा सा स्लाइडली क्या हो जाता है, नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। जब थोड़ा नीचे की तरफ बेंड होता है तो वो जगह जो सी है ना जाके टच हो जाती है, और वहां से डिटरमिन किया जाता है कि कौन सा वाला जगह पूरी स्क्रीन के ऊपर आपने टच किया था, या उस जगह में कौन सी एप्लीकेशन या कोई फोल्डर या व्हाटएवर दैट इज वो ओपन हो जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स आर मेड अप ऑफ 2 layers of electrically resistive material। देखें जरा स्टार्टिंग पॉइंट से, are made up of 2 electrically resistive materials with a voltage applied across them। 2 इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिव मटेरियल्स है। रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, करंट को रोकना। वो एक दूसरे के साथ करंट पास नहीं कर रही होती हैं। आप जब टच करेंगे तो जुड़ जाएंगे, जैसे ही जुड़ेंगे तो साथ ही करंट उनके अंदर पास होने लग जाएगा। तो पूरी स्क्रीन को मतलब यूं समझ लें कि स्क्रीन का तो साइज वेरी करता है ना, स्क्रीन जितनी मर्जी हो जाए बट स्क्रीन का साइज वेरी कर रहा होता है। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग वाले वो जो टच स्क्रीन वाले फोन याद है, सैमसंग टाइप के 3G, जब आईफोन का 3G था, रिमेंबर दैट टाइम? आईफोन का जो 3G था, अब वो वाला दौर याद करें। वो जो स्क्रीन थी ना, वो जो स्क्रीन थी और उसी के साथ जो दूसरी सैमसंग के फोन आया करते थे, वो जब प्रेस करते थे तो थोड़ा सा नीचे बेंड हो जाती थी, वो थोड़ा सा नीचे क्या करती थी, बेंड करती थी। और ये जो आजकल जो उनसे ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आए हुए, पहले ये वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं होते थे, पहले स्टिकर वाले होते थे। कैसे होते थे? स्टिकर वाले होते थे। बात समझिएगा जरा। अभी कौन से प्रोटेक्टर्स आए हुए? ग्लास वाले। ग्लास वाले आए हुए ना, पता नहीं क्या नाम है उनके, ग्लास वाला प्रोटेक्टर है, पता नहीं, बीच में अजीब अजीब से नाम है, मुझे नाम उनके नहीं आते, बट स्टिकर वाले अभी भी मौजूद हैं। बट स्टिकर वाला सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ आपकी स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचाता है। तो जो पुराने वक्त में रेजिस्टिव टच स्क्रीन इस्तेमाल होती थी, तो अगर कोई प्रोटेक्टर के बगैर यूज करता था टच स्क्रीन को, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम वो खराब हो जाती, मतलब उस पर स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आ जाते थे, उसकी विजिबिलिटी थोड़ी खराब हो जाती थी। तो ब्राइट सनलाइट में वो नजर नहीं आता था, अंधेरे में वो नजर आ जाती थी चीजें उसकी।
ब्राइट सनलाइट भी नहीं आती थी, और कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद टच स्क्रीन उसकी काम करना छोड़ देती थी। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो रेजिस्टिव की तरफ बात करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिव मटेरियल्स with a voltage applied across them. With a voltage applied across them, the upper layer is made of flexible polyethylene, a type of polymer, a type of polymer with a resistive coating on one side. अब polyethylene है, उसके एक बेसिकली एक मटेरियल है जो कि ग्लास नुमा प्लास्टिक सा एक होता है, ग्लास नुमा एक प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। पॉलीमर्स बेसिकली केमिस्ट्री का है, पोली का मतलब होती है मेनी, मर्स का मतलब होता है चेन्स, ठीक है। पॉलीमर एक कह लें कि बेसिकली है तो केमिस्ट्री की बात है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स के चेन्स को मिल के बनाया हुआ हो, उसको पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक एक पॉलीमर है, जैसे प्रोटीन है ना, बायोलॉजी वाले जैसे प्रोटीन पढ़ते हैं ना, प्रोटीन आपने भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। प्रोटीन का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का बेसिक कंपोनेंट क्या है? अमाइनो एसिड्स। 20,000 अमाइनो एसिड्स के जो कंपाउंड्स हैं, अमाइनो एसिड भी जो है ना वो भी एक उसका फॉर्मूला है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। उन सारों को जब मिक्स किया जाता है, मतलब कह लें कि उनकी चेन्स बनाई जाती हैं, मोर देन 20,000 अमाइनो एसिड्स मिला के जब उसको बनाते हैं ना, तो वो एक प्रोटीन का एक वो कह लें कि कंपाउंड बन जाता है। तो वो जिसको बाद में कई ज़्यादा सारे प्रोटीन्स जो से होते हैं वो आपके मसल मास भी बनाता है। मसल मास नहीं होता, वो क्या होता है? ये प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, और प्रोटीन्स को ब्रेक करोगे तो क्या चले जाएंगे? अमाइनो एसिड्स पे चले जाएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? सो प्रोटीन क्या है? इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। कहा जा सकता है कि नहीं? इट्स अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है सारों को? ये जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और ये जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? वो उन्होंने प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया होता है किसके अंदर? पाउडर्ड फॉर्म के अंदर। अब उसी को ये लोग बोलते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, BCAA बोलते हैं उसको। जब उनको लोग कहते हैं दूध के अंदर डाल के या पानी के अंदर डाल के उसको फिर जब वो पीते हैं तो उससे उनकी मसल मास क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो ये जो नाम होता है ना ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, तो ये जो अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है वो प्रोटीन्स इनफैक्ट बना रही होती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? खैर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करनी होती हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप घर जाएं और बस खरीद के तो पीने लग जाएं। डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से होता है ये, ठीक है, या उस शख्स की प्रिस्क्रिप्शन से जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जिसको पता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर किड्स, ठीक है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है ये। द बॉटम लेयर इज मेड ऑफ ग्लास। जो ऊपर की लेयर होती है वो पॉलीइथाइलीन पॉलीमर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, विद अ रेजिस्टिव कोटिंग ऑन वन साइड। जो नीचे वाली होती है बॉटम लेयर इज मेड ऑफ ग्लास आल्सो विद अ रेजिस्टिव कोटिंग। यूजुअली अब उसने लिखा हुआ भी है कि नीचे जो सी रेजिस्टिव कोटिंग है किसके साथ? इंडियम टिन ऑक्साइड। अब ये भी केमिकल है, एक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इंडियम भी पढ़ते हैं, टिन भी पढ़ते हैं टिन के नहीं? टिन का फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे? SN होता है ना टिन का फॉर्मूला, और ऑक्साइड्स उसके साथ है। पूरा एक कंपाउंड है ये वाला भी। वो कह रहा है उससे ऑन वन साइड दीज टू लेयर्स आर सेपरेटेड बाय एयर, या कोई इनर्ट गैस की मदद से इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, जो कि रिएक्टिव नहीं होती। जैसे समटाइम एयर रखी जाती है, या एक आपकी क्या नाम है इनर्ट गैस है ग्रुप 8 की, ठीक है, दैट इज आर्गॉन, वो भी बीच में प्लेस की जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? सच एज बाय एन एयर और inert gas such as argon. When the top polyethylene surface is pressed, polyethylene surface, ये कहां से आया है? हाँ, अच्छा। When the top polyethylene surface is touched, the two layers make contact. जब दोनों layers जो है ना आपस में कांटेक्ट करती है ना, ऊपर वाली प्रेस हो जाती है ना। जैसे मिसाल के तौर पे एक पेज आप रखते हैं यहाँ पे, इस पेज को जरा आप पकड़िएगा, यूं पकड़िएगा, मैं इसको खोल देता हूं। दो पेजेस, एक को आप पकड़े और एक को आप पकड़े, इस तरह से। अब ये दो पेजेस यहां पे मौजूद हैं, इनके बीच में एयर है, थोड़ा सा ऊपर करें और ऊपर करें और ऊपर करें, यस। अब मैं प्रेस करूंगा तो बाकी जगह अपनी, अब इसका तो हाथ है ना, लेकिन वो तो मशीन के साथ यहाँ पे फिक्स पड़ी हुई होती है, यहाँ पे अटैच हुई भी होती है। अब यहां से मैं प्रेस करूंगा तो सिर्फ ये वाली जगह क्या होती है? नीचे जाती है। बाकी सारी जगह क्या होती है? अपनी
जगह में मौजूद। तो जैसे ये नीचे जाएगा साथ उसके क्या करेगा, टच करेगा। अभी तो इतना गैप बता रहा हूँ लेकिन उसमें इतना ज्यादा गैप नहीं होता, बहुत बहुत ही करीब होती है, इंतहाई करीब होती है, इतनी करीब होती है कि वो टच तो नहीं करती बट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ताकि जब प्रेस किया जाए तो ऐसा ना हो कि मुक्का मारो तो जाके नीचे टच हो, समझ, हल्का सा भी प्रेस करें तो वो टच हो जाता है नीचे के साथ जाके, मतलब थोड़ा सा भी आप ऊपर से प्रेशर अगर एक्सर्ट करें तो। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो व्हेन द टॉप polyethylene surface is touched, the two layers make contact since both layers are coated in a resistive material. A circuit is now completed which results in a flow of electricity. Circuit complete होता है which results in a flow of electricity. The point of contact is detected where the charge, where there was a change in the voltage. बिल्कुल डायग्राम के अंदर देखें, बड़ी एक जबरदस्त एक्सप्लेनेशन की है, मैंने पेज के साथ आपको समझाया हुआ है, उन्होंने डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है, ठीक है। दोनों लेयर्स के बीच में स्पेसर्स भी मौजूद है, यू कैन सी दैट द स्पेसर्स। टॉप लेयर जो सी पॉलीइथाइलिन सरफेस की है, टॉप लेयर पॉलीइथाइलिन सरफेस की है और उसको कोट किया गया है किसके साथ, रेजिस्टिव सरफेस के साथ। अभी कोटिंग की भी मैं मिसाल दे सकता हूँ, इफ आई कैन सी सम सेंसर और अ चिप प्रेजेंट ओवर देयर। ये जो आपके सामने ये जो पूरा सर्किट बोर्ड नजर आ रहा है, दिस सर्किट बोर्ड, कैन यू सी दिस सर्किट बोर्ड, ये ग्रीन कलर का। मैं आपको हमेशा कहता हूं जब भी कभी आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज टूट जाया करे ना, कंप्यूटर वाले सारे बच्चे गिराया ना करें उसको, एक दफा पूरा एक्सरे निकाल लिया करो कि अंदर है क्या उसके। अब मैं जो दिखा नहीं सकता हूं, ओ मामा कोई चिप ला सकते हो नीचे से, चिप बाबर के पास होगी ग्रीन कलर की इस तरह की, वो जो नहीं सर्किट बोर्ड है, कहना सर कैसे जल्दी से ला के को दिखाए। अब यहां से तो आपको ग्रीन नजर आ रही है, इसकी जो बैक साइड है ना पूरी कॉपर से भरी हुई होगी, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पैसेज है, वो वायर्स जैसे होती है ना, वायर्स नहीं होती इसमें, वो इलेक्ट्रिक पैसेज होता है जहां से करंट ने ट्रेवल करना होता है। इसकी अगर मैं उल्टी साइड अगर आपको दिखाऊं ना तो आपको एक ग्रीन नजर नहीं आएगा, उसकी बैक साइड पे कॉपर की बड़ी पतली सी एक लेयर या कोटिंग नजर आएगी, लेकिन बड़े डिजाइन में कोट हुई भी होगी, वो ऐसे नजर आएगा जैसे आप कहेंगे किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी की सड़कें हैं, ऐसे महसूस होगा वो। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? वो उसको बोलते हैं कोट हुआ हुआ है। इसी तरह से जो ऊपर की पॉलीइथाइलिन लेयर है वो कोट हुई भी होती है एक रेजिस्टिव सरफेस के साथ, रेजिस्टिव मटेरियल के साथ। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसी तरह से जो नीचे वाली लेयर है ग्रीन, नीचे वाली सबसे नीचे वाली जिस पर ग्लास लेयर बताया हुआ है, उसके ऊपर भी एक लेयर है, उसको भी रेजिस्टिव लेयर के साथ क्या किया हुआ है, कोट किया हुआ है, ताकि दो रेजिस्टिव सरफेसेस आपस में जब एक दूसरे के साथ टच करती है ना, ऑब्वियसली सर्किट चेंज, करंट चेंज होता है उन दोनों का। ऊपर वाली सरफेस के ऊपर भी आपने एक वो दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, नीचे वाली को भी चार्ज दिया हुआ है। अब उसको कोट क्यों किया गया? सारी कहानी कौन डाल रहा है? सारी कहानी तो ये रेजिस्टिव कोटिंग्स डाल रही हैं। उसको एक्सपोज नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर एक सरफेस रखी जा सकती है। काम दोनों ग्लास नहीं करना है, ग्लास नहीं करना है, लेकिन ऊपर पॉलीइथाइलिन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वेरी गुड, तो बहुत ज्यादा सारी आ गई है, हर किस्म की आ गई है। ये तो बड़ी एक चले बड़ा सिंपल सा है, ये सब में ना सब सारी रोज में पॉसिबल, तो ये जरा डिवाइड कर दे। नहीं एक रो में एक दो, ताकि सारी रोज में हो जाए। अच्छा, इसकी ना बैक साइड पे देखना, फ्रंट साइड पे आपको आईसीज नजर आएंगे, बैक साइड पे ना आपको गोल्डन कलर की जगह नजर आएंगे। अब ये गोल्डन जगह क्या है? बेसिकली ये इनफैक्ट इस पूरी रो में एक ही देना हो मामा, एक रो में सिर्फ एक, ताकि सब में आ जाए। हाँ, इस पूरी एक रो में एक, हाँ हॉरिजॉन्टली ताकि पास करें सारे। अब मुझे दिखाइए जरा, इसकी ऊपर वाली लेयर के ऊपर आपको एक ही कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैक साइड पे गोल्डन से आपको जगह ना, और वो तमाम जो गोल्डन वाले बॉक्सेस हैं वो बेसिकली कॉपर के हैं, और वो कॉपर आपस में वायर्स के जरिए छोटी छोटी तारें निकल रही हैं उसमें से, और वो जो तार लाइन से निकल रही है ना गोल्डन वाली, उसके बैक साइड पे देखो तो एक छोटी सी पिन नजर आ रही होगी आपको, आईसी की पिन नजर आ रही है, जो सुराख नहीं है, नजर आ रहे हैं कि नहीं? नहीं नजर आ रहे आप लोगों को? आ रहे? 6 1 2 3 4 5 और 6 सुराख हुए हैं इसके अंदर। इसके अंदर कितना सुराख हुए हैं? 6 सुराख हुए हैं। तो सबके पास सबकी रोज में आ गई, सबने देख लिया इसको। तो बेसिकली कोटिंग इसको कहते हैं। तो ये है वो रेजिस्टिव या कंडक्टिव कोटिंग।
इसके पास ये जो कोटिंग है दिस इज कंडक्टिव कोटिंग। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? अब जब रेजिस्टिव कोटिंग है उसको जब करंट सप्लाई किया जाएगा, सुन रहे हैं कि नहीं? सबने देख लिया, जब कोटिंग वाली सरफेस को करंट सप्लाई किया जाएगा, ऊपर भी रेजिस्टिव नीचे भी रेजिस्टिव, दोनों में करंट आ गया, जब प्रेस करेंगे तो साथ क्या हो जाएंगे, चिपकेंगे, इलेक्ट्रिक करंट तब्दील हो जाएगा दोनों लेयर्स के अंदर, दोनों लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट तब्दील हो जाएगा। तब्दीली की बेस के ऊपर वो डिटेक्ट करेंगे कि ये सर्टेन पॉइंट जो सा ना वो टच किया गया था, या उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिटरमिन कर लिया जाएगा। सॉरी, किसी भी कलर के हो सकते हैं, प्लास्टिक है इनफैक्ट ये। हाँ, ब्लू मैंने देखे नहीं, मैंने वैसे ग्रीन क्यों होते हैं, ये तो प्लास्टिक है, खास प्लास्टिक होता है जिसपे कॉपर जाके चिपक जाती है। इसको चिपकाने का तरीका, जो बनाने का तरीका आपके सिलेबस में नहीं, अदरवाइज हमने प्रैक्टिकली खुद भी बनाई हुई है ये सारी। इजी इतना मुश्किल नहीं होता ये, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव काम है, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है थोड़ा सा, इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है ये चीज़ पूरी बनाने के लिए। ये प्रिंटर जो सा ना हमारा जो प्रिंटर पड़ा हुआ है नीचे, उसकी आईसी है ये, मुझे लगता है शायद वो वैल्यूज सेट करने की कोई आईसी, आई डोंट नो किस काम आती है। एक सर्टेन रीडिंग के बाद ये फारिग हो जाती है आईसी, उसके बाद ये हमारे काम नहीं होती, तो इसलिए शायद उन्होंने संभाल के रखी हुई है। ये तो खराब हो चुकी होगी। हाँ ले ले, इसको तोड़ के चेक करना कि इस प्लास्टिक के अंदर क्या है, ब्लैक प्लास्टिक में क्या है। आईसी कहलाता है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसके अंदर हो सकता है हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स इसके अंदर हो। ये जो ब्लैक सी आपको छोटी सी चिप नजर आ रही है ना इसके ऊपर, बात सुने बच्चों, सारे बच्चे, ये जो ब्लैक सी चिप नजर आ रही है इसके अंदर इट इज पॉसिबल कि देयर माइट बी मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स इस चिप के अंदर हो सकते हैं, और वो लॉजिक सर्किट्स बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे ये भी कितनी सी है, ये भी छोटी सी एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो आईसी है इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। कौन सी ड्राइव? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कहते हैं, ठीक है। ये भी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसके अंदर कोई आपको दूसरे पार्ट्स नजर नहीं आ रहे, प्लास्टिक की तरह की ही होती है सॉलिड स्टेट्स। अब इसके अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, मोर देन इवन थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स होते हैं जो डेटा को होल्ड करके बैठे हुए होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये नहीं, आपके पास भी जो है इसके पास भी थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक सर्किट इसके अंदर होंगे। खैर जी बेटा, ब्लैक से जो नजर आ रहा है आपको जी, ये तो सिर्फ एक चिप है, आईसी है। माइक्रो प्रोसेसर भी एक आईसी होती है, लेकिन वो बड़ी आईसी होती है, वो ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म करती है। खैर एडवांटेजेस सुन लें, एडवांटेजेस में क्या होता है? गुड रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड वाटर, कैन बी यूज्ड विद बेयर फिंगर्स, स्टाइलस, ग्लव्ड हैंड्स। अब इसका मतलब क्या है? इसको तो जस्ट एक मेजर इंपैक्ट चाहिए। अब वो इंपैक्ट आपने ग्लव्स पहन के किया हो, सुने, क्योंकि इसको प्रेशर चाहिए, इसने ऊपर से प्रेस करना है और नीचे वाली सरफेस के साथ ऊपर वाली जो रेजिस्टिव लेयर है उसने टच हो जाना है। अब वो जैसे बेशक ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, हाथ मारे, प्रेस करें, उसने प्रेस हो जाना जाके। एटीएम मशीन की जो टॉप लेयर होती है सबसे ज्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि वो बंद कमरा होता है, बंद होता है, अक्सर औकात कार्ड फंस जाए, पैसे ना निकले, इनकन्वीनियंस लिखा होता है ना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मशीन इज करंटली नॉट ऑपरेशनल। तो एक बंदे को पैसे चाहिए हो और उसके मिसाल के तौर इमरजेंसी हो, घर में हॉस्पिटल लेके जाना हो, पैसे निकालने और मशीन ना चले, तो वो क्या करेगा? वो कुछ होता है ना परेशानी में इंसान, मतलब उसको क्या करेगा? वो कोई बंदा आके उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करे, तो सोचें उस वक्त तो कोई ऐसा गार्ड नहीं बैठा होगा कि आके उसको पकड़ ले। कैमरा तो लगे होते हैं, कैमरास तो लगे होते हैं, लेकिन जब तक उसको पकड़ा जाएगा तब तक तो पता नहीं मुल्क चेंज करके निकल चुका हो या दूसरा शहर चेंज करके निकल चुका हो। तो खैर कहने का मतलब ये, तो वो काफी थिक मटेरियल लगाया होता है उन्होंने उसके ऊपर। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? लो टच सेंसिटिविटी, इसकी टच सेंसिटिविटी लो होती है। बस अब इसको छोड़ दें यार, ये चिप को छोड़ दें, हम क्या करना है इसके साथ, चिप को छोड़ दें, मेरी बात को सुन लें, मेरी बात सुन लें प्लीज। लो टच सेंसिटिविटी आपको समटाइम, जब नई खरीदते हैं तब सही चल रहा होता है, आफ्टर सम टाइम इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा दबाना पड़ता है उसको। हाँ सॉरी,
डिले भी कह सकते हैं, कह लें कि वो एप्लीकेशन या वो फोल्डर को ओपन ही नहीं करती, खराब हो जाती है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो, उसकी टच सेंसिटिविटी कम हो जाती है। पुअर सपोर्ट मल्टी टच फैसिलिटी, डजंट सपोर्ट मल्टी टच फैसिलिटी, इसमें मल्टी टच नहीं होता है क्योंकि सर्किट है ना, दो जगह पे प्रेस करेंगे तो दो जगहों से करंट जाने लग जाएगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ से कौन सी वाली चीज को एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि फिनोमेना इस तरह का नहीं है, उसमें करंट है और पूरी लेयर में करंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो बाय फंक्शनलिटी किसी एक पॉइंट पे उसको सर्किट मुकम्मल करना चाहिए। पुअर विजिबिलिटी इन ब्राइट सनलाइट या स्ट्रॉन्ग सनलाइट, जब ब्राइट सनलाइट होती है उसमें विजिबिलिटी इसकी बड़ी घटिया सी होती है। स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी बेटा। वो axis touching on the screen, doesn't it bend over time? आप एक जगह पे प्रेस करते रहे तो तब तो हो सकता है, लेकिन आप मल्टीपल करते रहे तो वो थोड़ा सा कह लें कि बेंड उस तरह से तो नहीं होती, लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी जो टच सेंसिटिविटी वो रिड्यूस हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? सो यहाँ तक था आज का लेक्चर, बाकी आउटपुट डिवाइसेस इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट टुमारो।